अपनी स्क्रीन पर इन दो तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। इनमें एक हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर, पद पर थे तब भी और रिटायर हो गए तब भी। सत्ता से टकराने की क्षमता रखते हैं। संविधान, लोकतंत्र तथा जनता के मुद्दों पर लगातार लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते रहते हैं। देश की प्रमुख आवाजों में से एक हैं जो अमृतकाल में भी लौटने को तैयार नहीं हुए, बिकने को, झुकने को तैयार नहीं हुए। और दूसरी तस्वीर है भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस सूर्यकांत की, जिनके बारे में हमने पहले भी कई बार चर्चा किया, लगातार करते हैं। इनके चीफ जस्टिस बनने से कई महीने पहले से ही मेरे द्वारा लोकहित इंडिया पर आपने इनकी कार्यशैली, इन पर लगे इतिहास में आरोपों और इनसे उम्मीदों पर बहुत सारी चर्चा देखा है, मैंने किया है। इस तस्वीर को मैं बार बार दिखाता हूं जब हुजूर हरियाणा के भाजपाई मुख्यमंत्री के बुलावे पर सपरिवार ढेर सारे जजों के साथ डिनर पार्टी करने पहुंच गए थे। हमने सवाल किया कि जो मुख्यमंत्री कथित रूप से खुद ही कहते हैं कि एक चपरासी को ट्रांसफर करने की औकात भी उनकी नहीं है, यदि ऐसे स्वघोषित कमजोर भाजपाई सीएम के बुलावे पर हुजूर पहुंच जाते हैं लाव लश्कर के साथ, तो बाकी विश्वगुरु टाइप के लोगों के सामने क्या होगा। कारवां ने जस्टिस सूर्यकांत पर आर्थिक भ्रष्टाचार के बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। पूरी रिपोर्ट पर हमने विस्तार से पूर्व में बात किया है। इसके अलावा जब हुजूर को पदोन्नति मिल रही थी तो न्यायपालिका में मौजूद लोगों ने ही इनके खिलाफ पत्र लिखकर ढेर सारे आरोप लगाए थे और कहा था कि ये उस लायक नहीं है। मगर इन आरोपों को यदि हम भूल भी जाएं तो जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से हैं। जिस तरह से सुनवाई करते हैं और जिस तरह से इनकी अदालत में बस सत्ता को कथित लाभ मिलता हुआ दिखता है, उसे देखते हुए बहुत लोगों की उम्मीदें टूट रही हैं। चाहे चुनाव आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति का मसला हो, जिसे हुजूर होली के बाद सुनने वाले थे, अब तक इनकी होली आई ही नहीं। चाहे वर्तमान एसआईआर का मामला हो, जब पहले दिन एसआईआर सुप्रीम कोर्ट में गया था और बेंच में हुजूर का नाम था, तभी मैंने कहा था कि इस मामले में तारीख पे तारीख मिलती रहेगी। केंचुआ जो चाहेगा वो सब पूरा होगा। जिसे लाभ पहुंचाने के लिए ये एसआईआर हो रहा है उसे भरपूर लाभ मिलेगा। एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना ही विपक्ष की और देश की जनता की सबसे बड़ी कमजोरी साबित होगी। और देखिए, बिहार का परिणाम उन बातों को सच साबित करता है। मगर कहा जाता है कि शिकायत भी तुमसे, उम्मीद भी तुम्ही से, क्योंकि तुम्हारे बाद कोई है या नहीं है। आम आदमी की उम्मीदें भले ही टूट रही हों, मगर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर वर्तमान चीफ जस्टिस सूर्यकांत से कुछ उम्मीद लगाए बैठे। इन उम्मीदों को उन्होंने एक लेख के जरिए देश के सामने रखा है, जिसे हम आपके सामने इस चैनल के माध्यम से परोसना चाहते हैं। और हमारे चाहने के पीछे का कारण यह है कि पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने अपनी जो इच्छा सूची लिखी है, यानी विश लिस्ट लिखी है, उसमें तमाम ऐसी चीजें हैं जो यदि हो जाएं तो न्यायपालिका को लेकर पूरे भारत की इच्छा पूरी हो जाएगी। मगर सवाल यह है कि क्या भाजपाई मुख्यमंत्री के बुलावे पर हलवा पूड़ी खाने के लिए पूरे लाव लश्कर के साथ जाने वाले लोग इस विश लिस्ट को पूरा कर पाएंगे, या पूरा करने का प्रयास भी करेंगे, या फिर विश लिस्ट विश में ही रह जाएगी। क्योंकि खुद चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने ही हाल ही में केंचुआ को लेकर एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया है जो गंभीर सवाल खड़े करता है। और सवाल यह है कि क्या देश के मालिक को गुलाम और नौकर को मालिक बना दिया गया है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा। क्या संविधान की शपथ लेने वाले चीफ जस्टिस भूल गए हैं कि संविधान की ताकत किससे है और फिर उनकी ताकत किससे है। ये वीडियो काफी शानदार होने वाली है, इसलिए एक एक शब्द को बारीकी से, ध्यान से, टकटकी लगाकर सुनते देखते जाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे कमेंट पढ़ता हूँ। वो अलग बात है कि ज्यादातर का जवाब नहीं दे पाता समय की कमी के कारण, और आपने कमेंट के जरिए ही बहुत सारी बातें हम तक पहुंचाई हैं जो हम वीडियो में दोहराते भी हैं। इसके अलावा आपको मालूम है कि जो बातें गोदी मीडिया आप तक इस जन्म में तो नहीं पहुंचा सकता, वो पहुंचाने के लिए हम एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। आपको ये भी पता है कि ये जोर लगाने में अर्थ भी लगता है, और हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के अर्थ का काम तो करते नहीं हैं, इसलिए वहां से हमें कोई अर्थ मिल नहीं सकता, हम ले भी नहीं सकते। मगर अर्थ पर यदि सरवाइव करना है, अर्थ पर, तो अर्थ के बिना संभव नहीं है। इसलिए यदि हमारे कार्यक्रम में आपके अर्थ की कोई चीज़ मिलती हो तो इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके अपना अर्थ हम तक पहुंचाने की कोशिश करिए, यानी आर्थिक सहयोग करिए। क्योंकि चैलेंज के साथ कहा जा सकता है जिन मुद्दों पर हम बात करते हैं या कर रहे हैं, वो मुद्दे आपको वहां नजर नहीं आएंगे जहां आप ही के टैक्स का करोड़ों रुपए का अर्थ हर महीने लुटा दिया जाता है। चाहे वो देश का सरकारी चैनल हो, चाहे गोदी मीडिया, या फिर सत्ता के पेरोल पर काम कर रहे ढेर सारे यूट्यूबर ही क्यों ना। मैंने कई बार कहा है, और आप ये महसूस भी करते होंगे, कि ऊपर ऊपर की बात करना आदत में नहीं है। हम तो मूल को पकड़ना और मूल में सुधार करने की कोशिश करते हैं। कोई कहता है कि नेता लोग गड़बड़ कर रहा है, कोई कहता है कि गोदी मीडिया गड़बड़ कर रहा है, कोई कहता है संवैधानिक संस्थाएं गड़बड़ा गई हैं,
कोई कहता है कि मुख्य रूप से केंचुआ गड़बड़ है, जांच एजेंसियां गड़बड़ कर रही हैं, मगर इन सब के मूल में यह है कि जो इन सबकी गड़बड़ियों को रोक सकता है वही गड़बड़ कर रहा है, और वो है देश की न्यायपालिका। पिछले 11.5 साल में नफरती कार्यक्रमों को लेकर यदि न्यायपालिका ने कोई ठोस कार्यवाही का आदेश दिया होता, गोदी मीडिया के किसी लपड़ झंडिस को सजा मिली होती, कुछ चैनलों पर पाबंदी लगी होती, लाइसेंस रद्द हुए होते, तो गोदी मीडिया देश में आग न लगा पाता। जांच एजेंसियों के अधिकारियों पर यदि कोई कार्रवाई हुई होती, उल्टे वो जेल में गए होते जो मनमाने ढंग से विपक्ष को निशाना बनाते हैं, फर्जी मुकदमे में जेल भेजते हैं, तो जांच एजेंसियां किसी नेता के इशारे पर तांडव न करती। और यदि देश के सुप्रीम कोर्ट ने नफरती नेताओं और झूठ बोलने वाले नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया होता, तो नेता लोग भी लाइन पर रहते। तथा सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि केंचुआ यानी चुनाव आयोग पर लग रहे आरोपों तथा चुनाव आयोग की ढिठाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया होता, तो आज स्थिति ऐसी न होती। यदि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला ईमानदारीपूर्ण सुप्रीम कोर्ट से हल हो गया होता और होली का इंतजार न किया गया होता, टाला न गया होता, तो देश में कई राज्यों में सरकारें उस तरह से न बनती जिस तरह से अभी बन रही हैं। यानी अगर आप पूरे सिस्टम को देखें तो सबसे ज्यादा गड़बड़ी और हर गड़बड़ी के मूल में न्यायपालिका की गड़बड़ी नजर आती है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर का एक लेख वायर पर प्रकाशित हुआ है, जिसमें उन्होंने वर्तमान चीफ जस्टिस से कई अपेक्षाएं व्यक्त किया है। कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस का पद संभाले इन्हें 1 महीना हो गया, नया साल इनके लिए कैसा होगा कोई नहीं जानता। काश के कोई जादू होता जिससे पता चल जाता कि आगे क्या होने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि भारत की न्याय व्यवस्था गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे बहुत सारे मामले लंबित हैं, न्यायिक नियुक्तियों में पद खाली पड़े हैं, बल्कि खाली पद बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोग इन चुनौतियों को एक गंभीर संकट भी बताते हैं, कहते हैं कि न्याय व्यवस्था ठप पड़ी है, मगर कुछ लोग आशावादी भी हैं। वो कहते हैं कि इस तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अंततः न्याय व्यवस्था अपने आप को संभाल लेगी। कुछ लोग आपातकाल को याद दिलाने लगते हैं कि उस समय सुप्रीम कोर्ट अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, लेकिन 1-2 दशक के भीतर उसने वापसी कर ली और उसे जन न्यायालय कहा गया। इसलिए चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, खुश रहिए। मगर आप चाहे जिस भी नजरिए से देखें, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि चीफ जस्टिस के सामने बहुत बड़ी समस्या है, और यदि वो अपने 15 महीने के कार्यकाल में जुडिशरी में व्याप्त इन बाधाओं को दूर नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग चुपचाप न्याय और विधि के शासन को अलविदा कह सकते हैं। अब आगे पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने अपनी कुछ अपेक्षाएं व्यक्त की हैं वर्तमान चीफ जस्टिस से, इन्हें ध्यान से सुन लीजिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी लोकतंत्र की अम्मा की हर समस्या का निदान यहीं से हो सकता है, हालांकि शर्तें लागू हैं। पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर कहते हैं कि सबसे पहले तो हर एक हाईकोर्ट को मजबूत बनाने की जरूरत है। हमारे संविधान में यह प्रावधान है कि देश के हर एक हाईकोर्ट का अपना एक मुख्य न्यायाधीश होगा और हाईकोर्ट का प्रशासन, प्रबंधन सब कुछ उसके चीफ जस्टिस के कंट्रोल में होगा, न कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के कंट्रोल में। ये बात हाल ही में एक वरिष्ठ अधिवक्ता को पिछले चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच को याद दिलाना पड़ा। उन्हें कहना पड़ा कि हाईकोर्ट को संविधान के तहत मिले अधिकार और कर्तव्य से वंचित क्यों नहीं किया जाना चाहिए। तो यही वक्त है कि हाईकोर्ट को मजबूत किया जाए, न कि उसे कमजोर किया जाए। ये स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। पूर्व जस्टिस ने लिखा कि आपातकाल के दौरान 11 में से 9 हाईकोर्ट डटे रहे, केवल सुप्रीम कोर्ट ने हार माना था। यानी इनके कहने का अर्थ यह है कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है, मगर उसी तरह की पावर हर एक राज्य में वहां की हाई कोर्ट के पास है। तो हाई कोर्ट्स को भी आजादी से काम करने देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को उन पर हावी नहीं होना चाहिए। और याद रखना चाहिए कि आपातकाल के दौरान देश में 11 हाई कोर्ट में से 9 सत्ता के सामने झुके नहीं, डटे रहे, और देश की सुप्रीम कोर्ट ने हार मान लिया था। पूर्व जस्टिस लिखते हैं कि यह स्वीकारने का टाइम आ गया है कि किसी राज्य का हाई कोर्ट उस राज्य का सुप्रीम कोर्ट होता है। प्रत्येक राज्य कानून की व्याख्या का अंतिम निर्णय हाई कोर्ट द्वारा ही किया जाना चाहिए। किसी राज्य में मकान मालिक बनाम किराएदार विवाद का निर्णय भारत का सुप्रीम कोर्ट क्यों करे? इसका समाधान उस राज्य के हाईकोर्ट को करना चाहिए, वो कर सकता है। और यदि हाईकोर्ट कोई गलती करता है, कोई गंभीर त्रुटि हो जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी पीठ बनाकर उसको सुधारा जा सकता है। यानी यदि किसी राज्य के कानून संबंधी व्याख्या का कोई मामला है, तो ये बातें सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जानी चाहिए, ये उस राज्य के हाईकोर्ट को ही निपटा देना चाहिए, वहीं पर छोड़ देना चाहिए, जब तक कि उस कानून का कोई संघीय प्रभाव न हो। यानी पूरे देश में यदि उसका प्रभाव होने वाला है, तभी मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मूल रूप से एक संघीय न्यायालय है, जबकि हाई कोर्ट राज्यों का विशेष न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान या संसदीय कानूनों से संबंधित मामलों पर ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए, या फिर ऐसे मामले जो पूरे देश में असर डालते हैं, और राज्यों के मामले राज्यों के सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ देने चाहिए, यानी हाई कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए। इससे होगा यह कि हाई कोर्ट को एक नई शक्ति मिलेगी और सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले मामले थोड़े कम हो जाएंगे।
तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत से इन्होंने पहले उम्मीद ये जताया है कि राज्यों के हाईकोर्ट को मजबूत करिए। दूसरा है हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति और जजों का ट्रांसफर। पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर कहते हैं कि चीफ जस्टिस को और कॉलेजियम को किसी भी राज्य के बाहर से हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति या एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में जजों के ट्रांसफर के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। इन ट्रांसफरों का आखिर उद्देश्य क्या है? अगर कोई जज किसी ऐसे हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनने के योग्य है जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता, तो निश्चित रूप से वो अपने मूल हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बनने के ज्यादा योग्य है। यानी समझिए कि अगर कोई जज पहली बार दिल्ली हाईकोर्ट में जज बनाए गए, मूल वहीं पे है उनका, और जब चीफ जस्टिस बनने की बारी आई तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भेजने लगे। अब सवाल यह है कि यदि वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को अच्छे से चलाने की काबिलियत रखते हैं, जिसके बारे में कुछ नहीं जानते, तो जाहिर तौर पर दिल्ली हाईकोर्ट को और बेहतर चला सकते हैं। तो क्यों ना उन्हें वहीं पर बनाया जाए। पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने लिखा है कि जजों का ट्रांसफर तो एकदम ही तर्कसंगत नहीं है, यानी जजों का ट्रांसफर होना ही नहीं चाहिए। उन्होंने पूछा है कि क्या इससे न्याय व्यवस्था में कोई सुधार हुआ है आज तक, या होता है? क्या इस बात का कोई प्रमाण है कि ट्रांसफर के बाद कोई जज अधिक बुद्धिमान हो गया, ज्यादा काबिल हो गया? क्या इस बात का कोई प्रमाण है कि ट्रांसफर करने वाले या ट्रांसफर होने वाले हाईकोर्ट में जज अधिक कुशल हो गए? सच ये है कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं और न ही कभी होगा। हमारे पास जज के कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का कोई सिस्टम नहीं है। सभी ट्रांसफर व्यक्तिपरक आंकलन पर आधारित होते हैं और हाल के दिनों में तो ऐसा माना जाता है कि कुछ ट्रांसफर केंद्र सरकार के इशारे पर किए गए, और यदि ये सच है तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के अंत की शुरुआत है। यानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज का मानना है कि जजों का ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और यदि केंद्र सरकार के इशारे पर ऐसा हो रहा है तब तो जुडिशरी का खेल खत्म है समझिए। इन्होंने बताया है कि पाकिस्तान के संविधान के 27वें संशोधन पर एक आपत्ति उठाई गई थी, और वो आपत्ति ये थी कि जज की सहमति के बिना उसका ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए, और भारत में तो बिना जज की सहमति के ट्रांसफर होना आम बात है। आप जस्टिस राजीव सकधर, जस्टिस अकील कुरैशी या जस्टिस मुरलीधर और कई ऐसे अन्य जजों के ट्रांसफरों को याद करिए। और तो और उस वक्त के चीफ जस्टिस की बार बार गुहार लगाने के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसफर कर देना। और हाल फिलहाल में आपने तो देखा ही है, खबर आई कि मद्रास हाईकोर्ट की महिला जज जस्टिस बानू को केरल ट्रांसफर किया जा रहा है, वहीं जिन्होंने ईडी की कार्रवाई को अवैध बताया था। अब इससे किसको बुरा लगा होगा आपको पता ही है। और केरल ट्रांसफर किए जाने से उनकी सीनियरिटी खराब हो गई। मद्रास में वो कॉलेजियम का हिस्सा थी, केरल में नहीं रहेंगी। इस मामले में हमने इस वीडियो में विस्तार से बात किया है, नहीं देखें तो जरूर देखिए, कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। और जहां तक बात जजों के ट्रांसफर की है, तो कैसे अडानी के मामले में जुर्माना ठोकने वाले जज को सेम डे ट्रांसफर कर दिया जाता है, इस वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह की कई घटनाएं इस चैनल पर आपको दिखाई जा चुकी हैं, जहां सीधे सीधे आरोप लगता है कि मोदी सत्ता के इशारे पर ट्रांसफर किया गया है। एक तरह से जज को सजा दी गई है, और जस्टिस बानो के मामले में तो मामला विद्रोह तक पहुंच गया। इसी का उदाहरण देते हुए जस्टिस लोकुर लिखते हैं कि समय के साथ साथ ऐसे विद्रोह और बढ़ सकते हैं। यानी अगर कथित रूप से सजा के रूप में या केंद्र सरकार के इशारे पर ट्रांसफर होगा, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में जजों के बीच और ज्यादा विद्रोह बढ़ जाए और वो ऐसे फैसलों को मानने से इनकार करने लगे। तीसरी बात जो जस्टिस लोकुर लिख रहे हैं वो ये है कि कॉलेजियम सिस्टम में और उसके कामकाज में और पारदर्शिता लाने की जरूरत है। इन्होंने लिखा है कि हाईकोर्ट का कॉलेजियम भी अपारदर्शी है, लेकिन हाईकोर्ट का हर वकील जानता है कि कॉलेजियम की बैठक में क्या हुआ है। अब वक्त आ गया है कि वास्तविकता को स्वीकारें और शुतुरमुर्ग की तरह व्यवहार न करें। अगर कॉलेजियम चाहे हाईकोर्ट का हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, वो पारदर्शी होता है तो इसमें बुराई क्या है? अच्छा है कि कॉलेजियम की कार्यवाही पारदर्शी हो, क्योंकि पारदर्शिता के बहुत सारे फायदे हैं। अगर किसी अयोग्य यानी नाकाबिल व्यक्ति को हाईकोर्ट के जज के रूप में सिफारिश किया जाता है तो इससे हाईकोर्ट की कॉलेजियम को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम इस सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम के सदस्यों को ही शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए आत्मसम्मान और गरिमा को बनाए रखने के लिए हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, कॉलेजियम के पास योग्यता और विविधता को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष रूप से कार्य करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। जब क्वालिटी देखकर जजों की नियुक्ति होगी तो भाई भतीजावाद और पक्षपात के आरोपों से कॉलेजियम बचेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, केंद्र सरकार भी नियुक्ति प्रक्रिया पर हावी नहीं हो पाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि भारत एकमात्र देश है जहां जज ही जजों को नियुक्त करते हैं। ये सच नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम केवल केंद्र सरकार को सिफारिश भेज देती है, अंततः नियुक्ति केंद्र सरकार ही करती है। केंद्र सरकार बहुत सारी सिफारिशों को खारिज कर देती है या उन्हें लंबे समय तक रोक देती है। इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे वकीलों ने अपनी नियुक्ति के लिए सहमति वापस ले ली, जिनमें बेंगलुरु के आदित्य सोंधी का नाम सबसे फेमस है। हाईकोर्ट के एक चीफ जस्टिस जिनकी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की सिफारिश की गई थी, उन्होंने 8 महीने तक इंतजार किया। इसलिए यह कहना कि जज ही नियुक्ति जजों की करते हैं गलत है और भ्रामक है। इसलिए कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे पारदर्शिता के माध्यम से सुधारा और मजबूत किया जाना चाहिए। आज जजों की नियुक्ति पर केंद्र सरकार का नियंत्रण साफ साफ दिखता है। इसलिए यदि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम की सिफारिश को कूड़ेदान में फेंका जाता है तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाता। दिल्ली हाईकोर्ट में सौरभ कृपाल की नियुक्ति का न होना इसका एक उदाहरण है। केंद्र सरकार द्वारा जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर कब्जा कर लेने के कारण कॉलेजियम सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। इसे मजबूत करने की जरूरत है, अन्यथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी और अंतिम गढ़ ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। आगे पूर्व जस्टिस लोकुर लिखते हैं कि न्यायपालिका में लंबित मामलों की संख्या को कम करने और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के बारे में दशकों से चर्चा होती रही है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मुझे लगता है कि जब तक आज से ही पूरी लगन से कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, इन दोनों समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। हर महीने अदालतों में लाखों की संख्या में मामले बढ़ रहे हैं। इन मामलों से पुराने तरीकों से निपटना संभव नहीं है। देश भर में लगभग 20% न्यायिक पद खाली पड़े हैं। कोर्ट रूम और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ट्रेंड कर्मचारियों की भारी कमी है। तेजी से ट्रांसफर न्यायिक पदों की प्रतिष्ठा को गिरा रहे हैं और कुछ सक्षम वकील जो काबिल हैं न्यायाधीश बनना नहीं चाहते, इसलिए भी पद भरे नहीं जा पा रहे। संसाधनों की कमी भी है। जजों की संख्या कागजों में बढ़ाई जा सकती है, वास्तविकता में नहीं। जिला कोर्ट के अलावा एक आम नागरिक ट्रिब्यूनल्स और कंज्यूमर फोरम तथा अन्य न्यायिक स्थानों में भी जाता है। वहां भी लंबे समय से मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। मुट्ठी भर ट्रिब्यूनल्स के समक्ष 5 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में हाल ही में जानकारी सामने आई कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की स्थिति और भी भयावह है। ऐसा लगता है कि लंबित मामलों और खाली पदों से पैदा हुई चुनौतियां अथाह हैं और न्याय व्यवस्था चरमराती जा रही है। शायद गंदगी के ढेर को साफ करना ज़्यादा आसान होगा इसके मुकाबले। फिर भी कई समाधान उपलब्ध हैं। हालांकि सरकारी तंत्र और न्यायपालिका समन्वित कार्य के बिना इन्हें प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सकता। मुझे संदेह है कि ऐसा कभी हो भी पाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस को भी भारत की न्याय प्रणाली के सुधरने में संदेह है, जो कि अमृतकाल में बहुत तेजी से बिगड़ती जा रही है। पहले भी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, खराब ही थी, मगर अब तो बद से बदतर होती जा रही है। तो ये थी सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर की विश लिस्ट, जो वो वर्तमान चीफ जस्टिस सूर्यकांत से उम्मीद करते हैं। हालांकि यदि ईमानदारी से देखा जाए तो उम्मीद की किरण दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हाल ही में एसआईआर के मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक ऐसी टिप्पणी की, एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो ढेर सारे सवाल पैदा करता है। वैसे तो एसआईआर की सुनवाई में पहले दिन से सुप्रीम कोर्ट का रवैया पूरी तरह से चुनाव आयोग के पक्ष में रहा है। चुनाव आयोग जब जो करना चाहता है उसने किया। लगातार मूल सवालों पर चर्चा की बजाय इधर उधर की चीजें होती रहीं। मगर अब जरा द हिंदू की ये रिपोर्ट देखिए। केरल और उत्तर प्रदेश की याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि चुनाव आयोग बहुत जल्दबाजी में एसआईआर की प्रक्रिया करवा रहा है। अरे उनसे कहिए जरा धीरे करें, सांस लेने दें, क्या जल्दी है? यूपी में तो 2027 में चुनाव है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर को चुनाव आयोग से कहा कि अलग अलग राज्यों की जमीनी हकीकतों को ध्यान में रखते हुए एसआईआर चरण को बढ़ाने यानी समय सीमा को बढ़ाने के लिए जो अभ्यावेदन दिए गए हैं उन पर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाइए। फिर से सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि सिंपैथेटिक व्यू अपनाइए और सिंपैथेटिक व्यू अपना के उचित निर्णय लीजिए। सवाल यह है कि चुनाव आयोग क्या इस देश का राजा है कि उससे सहानुभूति दिखाने के लिए कहा जा रहा है, उससे दया की भीख मांगी जा रही है? पहले दिन से सवाल हो रहा है बार बार कि जिस सुप्रीम कोर्ट का काम है आदेश देना, फैसला करना, सही रास्ते पर कान पकड़ के लाना, वो कभी सलाह देता है, कभी अनुरोध करता है। ये चल क्या रहा है? और अब तो हदें हो गई। भारत के चीफ जस्टिस चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाइए। मैंने ऐसा लगता है कि देश की जनता गुलाम है और राजा से अनुरोध किया जा रहा है कि आप सहानुभूति दिखाएं। हकीकत यह है कि चुनाव आयोग इस देश की जनता के प्रति जवाबदेह, उसे गिड़गिड़ाना चाहिए, मगर यहाँ उल्टा हो रहा है। अब आप लोग ही अंदाजा लगाइए कि जस्टिस लोकुर जो उम्मीद जता रहे हैं वर्तमान चीफ जस्टिस से, हालांकि अपने लेख में ही आखिर में उन्होंने लिख भी दिया है कि शायद ही ऐसा कभी हो, मगर फिर भी जो उम्मीद जताई जा रही है वो कहां तक संभव है? जब आदेश देने वाला सुप्रीम कोर्ट आराधना करने लगे, डांट फटकार के जनता के हक की बात मनवाने वाला सुप्रीम कोर्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने की याचना करने लगे, तब समझ लीजिए कि न्यायपालिका में कितना सुधार होने वाला है और हो सकता है, और तमाम संवैधानिक संस्थाएं तथा पूरा लोकतंत्र किस रास्ते पर जा रहे हैं। वैसे आप लोग इस मामले में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।